हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मेरा नाम रत्नेश पांडे है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में पढ़ेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। तो आइए आज हम देखेंगे। तो इसे जीरो से देखेंगे और पूरा देखेंगे, जीरो से एकदम हाई लेवल तक। तो आइए आज हम देखते हैं क्या है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो जब दो चरणों में क्या होता है, इसमें क्या होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जी, ये समीकरण होता है। अब इसमें क्या है, जो a, b और c हैं ये क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। जो a और b c होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो x और y होती हैं ये क्या होते हैं, ये रैखिक यानी रैखिक समीकरण होते हैं। और इनको लिखा क्या नहीं जा सकता, जो a और b होते हैं वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। जो a और b होंगे उनको हम जीरो नहीं लिख सकते, यानी a को और b को जीरो नहीं लिखेंगे। जो a है और b है इसको जीरो नहीं लिखेंगे। c जीरो हो सकता है लेकिन a और b जीरो नहीं हो सकता। इसे हम क्या कहेंगे, ये होगा रैखिक युग्म समीकरण कहलाता है। रैखिक युग्म समीकरण क्या कहलाता है, समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में जो a b c वास्तविक संख्याएं हों और a b को हम दोनों को शून्य नहीं लिख सकते, ऐसे x और y के रैखिक युग्म समीकरण कहलाता है। जो x और y होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक युग्म समीकरण कहलाता है। अब इसके आगे देखते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax by प्लस सी का प्रत्येक हल जो होगा x y का इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा एक बिंदु के क्या होगी, संगत होता है। और इसका उल्टा भी होता है, ये अतः विलोमतः भी ऐसा होता है। अब इसके क्या है, दो चर x तथा y में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, ये व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये व्यापक रूप होता है। और इसमें क्या होना चाहिए, a1 b1 और c1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, a2 b2 और c2 ये क्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जो a1 b1 और c1 a2 और b2 और c2 होंगी वो रियल नंबर होंगी। क्या होंगी, ये रियल नंबर होंगे। और इसको क्या नहीं लिख सकेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको नहीं लिख सकते। दो चरों में एक रैखिक युग्म को निरूपित करने के लिए व्यवहार तथा हल के अस्तित्व होने के लिए, यानी जो व्यक्त है क्या है, रैखिक युग्म को निरूपित करने के लिए उनकी या उनको हल करने के लिए हमें किन शर्तों यानी किन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो कि देखते हैं, माना समीकरण है क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या है, जीरो, एक समीकरण है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए a1 डज नॉट जीरो, b1 डज नॉट जीरो, a2 डज नॉट जीरो और b2 डज नॉट जीरो। इसमें क्या है, जो इसको हल करने के लिए दो समीकरण दिए जाएंगे, उनमें से क्या नहीं होना चाहिए, a1 को जीरो नहीं होना चाहिए, b1 को भी जीरो नहीं होना चाहिए, a2 को भी जीरो नहीं होना चाहिए
और B2 को भी नहीं जीरो होना चाहिए। C1 C2 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जीरो हो भी सकती हैं और हो भी नहीं सकती, लेकिन A1 और B1 A2 और B2 को डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। इनको जीरो नहीं है, इसका कोई ना कोई यानी रियल वैल्यू होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। इसमें क्या है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा, जहां A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 और B2 होना चाहिए। क्या होगा, A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है। अब ये इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ये क्या होगा। अब इसका एग्जाम्पल है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। क्या है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल जब देता है, जब क्वेश्चन में अद्वितीय हल पूछता है तो क्या लगाएंगे, A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अब इसमें A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 4 है और B1 की वैल्यू क्या है, P है, और A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू क्या है, 2 है। और इसमें रख देंगे तो क्या निकल आएगा, P के किन मानों के लिए, तो हो जाएगा A1 कितना है, 4 है और A2 कितना है, 2 है, डज नॉट इक्वल टू B1 कितना है, P है और A2 कितना है, 2 है। ये 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, P के 4 के मानों के लिए, P डज नॉट इक्वल टू 4 के मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, यानी 4 के लिए संतुष्ट नहीं करेगा। कि रेखाएं समपाती हो सकती हैं, क्या रेखाएं समपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होगा A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 होना चाहिए। या तो अपरिमित देगा या तो अन्यतः अनेक हल देगा, ऐसे देगा, या तो अन्यतः देगा, उसकी लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करना, या तो अपरिमित होगा यहाँ पर क्वेश्चन में, या तो अन्यतः होगा, दो में से कोई क्वेश्चन होगा। और उसमें अनेक हल जब पूछेगा, क्या पूछेगा, जब अनेक हल पूछेगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। युगपत समीकरण kx प्लस 3y इक्वल टू -3, 12x प्लस ky इक्वल टू -k के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो k का मान बताओ। क्या बताना है, k का मान बताना है। किसको क्या लिख सकते हैं, kx प्लस 3y -3 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण क्या है, 12x प्लस ky माइनस का k इक्वल टू 0। अब इसमें A1 कितनी वैल्यू दिए हुए है, A1 की वैल्यू k है, B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 12 है, और B2 की वैल्यू कितनी है, k है, और C1 की वैल्यू कितनी है, +3 है, 3 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, k है। अब इसके अपरिमित होने के लिए क्या लगाएंगे, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। इनमें से कोई दो ले लेंगे तो A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू k है, A2 की वैल्यू 12 है, और B1 की वैल्यू 3 है, और B2 की वैल्यू क्या है, k है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसे गुणा हो जाएगा, यानी तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा k² इक्वल टू 36। तो k की वैल्यू आ जाएगी ±6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी k की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 6, माइनस छोड़ देंगे। और यदि हाँ दोनों में से इसको भी लिख सकते हैं, B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तब भी आंसर यही आएगा। और A1 अपान A2 इक्वल टू C1 अपान C2 लेंगे तब भी आंसर वह यही आएगा। देख लेना,
A1/A2 इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी है, k है, A2 की वैल्यू कितनी है, 12 है, C1 की वैल्यू 3 है और C2 की वैल्यू k है, k² इक्वल टू 16। इसमें से कोई दो समीकरण लेकर k की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए k की किस मान के लिए, 6 के मान के लिए अनेक हल होंगे। इसमें दिए हुआ है रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, ये असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। क्या है, यदि इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है। क्या है, इसमें कोई दो यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसमें इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता और ये क्या असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। इसका आइए उदाहरण देखते हैं। लेम्डा के किन मानों के लिए युगपत समीकरण x, पहला समीकरण क्या है, x + 2y इक्वल टू 70 और दूसरा समीकरण क्या है, 2x λy इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 2y माइनस का 70 इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं 2x λy माइनस का 35 इक्वल टू 0। और इसमें क्या लगा देंगे, इसमें पूछा है यानी इसका कोई हल नहीं है, तो जब इसका कोई हल नहीं तो क्या लगाएंगे, A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू कितनी दिए हुए है, A1 की वैल्यू दिए हुए है, इसमें A1 की वैल्यू दिए हुए है 1, B1 की वैल्यू दिए हुए है 2 और C1 की वैल्यू दिए हुए है माइनस का 70। A2 की वैल्यू दिए हुए है 2, B2 की वैल्यू दिए हुए है लेम्डा और C2 की वैल्यू दिए हुए है माइनस का 35। अब इसको लगा देंगे। अब A1 क्या दिए हुए है 1, A2 कितना दिए हुए है 2 और क्या है B1 कितना दिए हुए है 2 और लेम्डा कितना दिया हुआ है लेम्डा, B2 कितना दिया हुआ है लेम्डा, डज नॉट इक्वल टू C1 कितना दिया हुआ माइनस का 70 और C2 कितना दिया हुआ है माइनस का 30। इनमें से दो पूछा क्या है, लेम्डा के किन मानों के लिए युग्म समीकरण ना, तो लेम्डा इनको दो समीकरण लेंगे 1/2 2/लेम्डा, तो लेम्डा इक्वल टू कितना 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेम्डा इक्वल टू 4, यानी लेम्डा के 4 मान के लिए समीकरण के कोई हल नहीं होगा।